हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पार्ट 3 इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज फ्रॉम 2018 जेईई मेंस। तो वहां से हम शुरू करेंगे एंड वीडियो के वेरी बिगिनिंग में एक चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ, देयर इज अ गुड न्यूज कि इस वीडियो के लास्ट में हमने एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और एक क्वेश्चन जो है लास्ट वाले एडवांस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड, वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। उससे आगे तक के जितने क्वेश्चन है मेंस एंड एडवांस, सारे क्वेश्चन हम लोग अभी वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलो मेरे साथ रेडी हो जाओ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो पहली बात तो है तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैम सॉल्व करते जा रही है देखते जाओ। पेन एंड पेपर उठाओ और टेबल में अच्छे से बैठ के जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे पॉज माय वीडियो, क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो और इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर मैच कर रहा है आगे बढ़ जाओ स्किप करके, अगर नहीं तब उस सॉल्यूशन को अच्छे से देखो, समझो, फिर रीट्राई करो। इज इट क्लियर? सो मैं सबको हेल्प करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेडीमेड आप देख लो और आगे निकल जाओ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं और जिसका ये पहला वीडियो है आई विल सजेस्ट देम कि पहला एंड दूसरा वो दो पार्ट भी देख लेना क्योंकि ये मेरा थर्ड पार्ट। नंबर 15, for 1 molar aqueous solution of the following compounds. So there are 4 options of following compounds. You can see here 1 molar aqueous solution है। कैसा solution? aqueous मतलब ये जो भी salt या complex compound जो दिखाई दे रहा है it is mixed in water, है ना? Solvent is water because it is an aqueous solution and the molality that is 1 molar. 1 molar they have given. Next, which one will show highest freezing point? Which one will show highest freezing point? So in this particular question, we have to deal with depression in freezing point. तो चलो question number 15 को solve करते हैं. So first of all, we need to know 1 molar and we need to know what is molality. So what is molality? Number of moles of solute by weight of solvent in kilogram kg. एंड दैट इज गिवन, मोलालिटी दिया हुआ है 1। आगे बढ़ो, अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। सो ऑब्वियसली इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट, सो वी विल डील विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट इज डेल्टा टीएफ। डिप्रेशन माने डिक्रीज, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट और यू कैन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ से डिनोट करते थे हम लोग और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई kf into m, है ना? फॉर्मूला you already know where I is Venther factor, kf is molar depression constant and m for molality. Clear? अब देखो हर एक टॉपिक जो ए बी सी डी ऑप्शन है सभी के लिए मोलालिटी तो 1 ही होगा और kf सभी के केस में एक्वा सॉल्यूशन है तो ये वाटर का kf होगा तो सभी के लिए सेम ही होगा। तो यानी कि kf एंड m तो सभी ए बी सी डी ऑप्शन का सेम होगा। दैट मीन्स सब कुछ देखने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या देखने की जरूरत है? I. And we can see that delta TF is directly proportional to I, है कि नहीं? देखो देखो, yes, I बढ़ेगा वेंटर फैक्टर तो डेल्टा TF बढ़ेगा, है ना? सो I अगर ज्यादा तो डेल्टा TF ज्यादा। डेल्टा माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे तो अगर एक्वा सॉल्यूशन नहीं होता, बस प्योर सॉल्वेंट वाटर होता तो फ्रीजिंग पॉइंट शुड हैव बीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है। अब बात ये है डेल्टा जितना बढ़ेगा मतलब डिप्रेशन उतना ज्यादा हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना डिक्रीज हो गई तो घट गई, यानी कि डेल्टा टीएफ ज्यादा का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो ये अपोजिट है, डेल्टा टीएफ ज्यादा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। क्लियर? बट तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए था? फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट। इसके लिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट हो गया, स्क्रीन पे देखते रहो, लीस्ट हो गया जब आई ग्रेटर था तो ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा के लिए आई मस्ट बी मिनिमम, आई मस्ट बी मिनिमम। तो ये 4 ऑप्शन में से तुम्हारा टास्क सिर्फ इतना है कि ढूंढो कहाँ आई सबसे कम है, ढूंढो जहां आई सबसे कम होगा वही आंसर होगा। बट अब आई कहाँ कम होगा कैसे ढूंढे? तो ये जो लिखा है मैंने इसको मुझे मिटाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ कम जगह है स्क्रीन में। ठीक है, तो आगे बढ़ो, तो आई किस में कम है? तो आई किस में कम है उसके लिए हम लोग देखेंगे पार्टिकल्स कैसे ब्रेक डाउन होगी ए बी सी डी की। सो ए बी सी डी अगर हम लोग एक एक ऑप्शन करके देखें तो ध्यान से देखते रहना। ये जो है ए ऑप्शन, पहले मैं ए के बारे में बात करूं तो इट इज CO H2O
होल 4 Cl2 और बाहर है एक Cl और देन 2 वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कोई कैटायन एनायन फॉर्म नहीं करेगा तो उस एक्वा सॉल्यूशन में बाकी पोर्शन। तो हम जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में हम मीन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड जिसका ऑलरेडी हो गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर स्कूल में पता होगी ही, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट से हमने डिनोट किया, इट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड उसके इनसाइड जो है वो लिगैंड्स है और ये ब्रेक डाउन नहीं होता। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको ऐसे ही लिखना होगा, एंड इसमें हम लिखेंगे +1। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ बाहर एक क्लोरीन है ना सिर्फ, और एक क्लोरीन तो निकल जाएगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन के बाहर है। सो इसीलिए एक एनायन और एक कैटायन हो गया। तो इसमें आई का वैल्यू तुम्हें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। आई का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, बिकॉज एक कैटायन है और एक एनायन है। क्लियर? सिमिलरली अगर तुम बी ऑप्शन देखो तो इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स ही है, सिर्फ पूरा कॉम्प्लेक्स है। देखो बाहर सिर्फ 3H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है, बट ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है कैटायन एनायन में ब्रेक होगा ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस ब्रेक नहीं होता है सॉल्यूशन में इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कैटायन एनायन, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला पता होगी कि I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वो 0 होगी। सो 1 प्लस 0 इंटू समथिंग दैट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1, इसीलिए I का वैल्यू हुआ 1। नेक्स्ट अगर सी ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो बाहर 3 क्लोरीन है तो 3 Cl माइनस और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, यानी कि I का वैल्यू 4 हो जाएगा सी में, यहाँ हुआ 2, यहाँ हुआ I का वैल्यू 1, and CO(H2O)5Cl, बाहर 2 Cl मतलब 2 Cl माइनस निकलेगा, यानी कॉम्प्लेक्स, so here I will be 3, so lowest I कहाँ है? इक्वल्स टू 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि लोवेस्ट I, जो I लोवेस्ट होगी वही फ्रीजिंग पॉइंट देगी हाईएस्ट। डन। अगर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ना पूछ के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछता, लेकिन तब ऑर्डर उल्टा होता। दे आर आस्किंग अस ओनली हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सो दिस ऑप्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 15 हो चुका है, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। सो 16 पढ़ना शुरू करो तुम लोग। 16, the vapor pressure of pure liquids A and B, vapor pressure of pure liquids A and B, vapor pressure of pure liquids A and B जो है दिया हुआ है 400-600 mmAg। You already know mmAg is one of the units of pressure। प्रेशर की यूनिट atm, बार, टोरिसेली, पास्कल, सारे वैल्यूज लेकिन याद रखना है विद कन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट क्या बोला? रेस्पेक्टिवली रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन। और मिक्सिंग द टू लिक्विड, जब दोनों को मिक्स करेंगे सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम माने V1 V2 दोनों को प्लस करो, यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल टू V टोटल। ठीक है, वो तो है ही वॉल्यूम कंजर्व। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इज 0.5। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B 0.5 तो दूसरा लिक्विड A हो गया, A भी 0.5 ही होगा, क्योंकि हमें पता है ये दो ही लिक्विड मिक्स किया हुआ बाइनरी सॉल्यूशन है, और एक का 0.5 तो दूसरे का 0.5 होना है, बिकॉज समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? सो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, और यहाँ के बाद है शुरू क्वेश्चन। वेपर प्रेशर फाइनल सॉल्यूशन का निकालना है, यानी कि आइडर तुम्हें 450 मिलनी चाहिए, ए बी ऑप्शन देखो, या फिर 500 मिलनी चाहिए। तो चलो पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं, यानी कि पी टोटल। सो यूजिंग रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड फेज, हम लोग ये फॉर्मूला तो इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो 2019 के रिसेंट क्वेश्चन है जी मेंस के। पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए कितना दिया हुआ है? 400। सो 400 इंटू 0.5 एक्स ए दिया हुआ है ना? बोलोगे मैम बी दिया हुआ था ना? हाँ 0.5, लेकिन दोनों 0.5 होगी, एंड ये है 6.5, 0.5 मतलब आधा, सो आधा 400 दैट इज 200, आधा 600 दैट इज 300, 300 200 दैट इज 500, और यूनिट था mmAg। तो आंसर तो निकल गई, यानी कि ये 450 आंसर तो वैसे भी नहीं होगा, ए बी ऑप्शंस विल नॉट बी ट्रू, बट सी एंड डी में से क्या होगा तुम्हें करना पड़ेगा। अभी बोल लो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें टाइम और ज्यादा नहीं गवा के डायरेक्ट सी टिक कर देंगे, कंसीडरिंग कि यहाँ तो दिया हुआ ही था 0.5, तो उन लोग का वो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो लिक्विड फेज में 0.5 था, है ना? हम लोगों को मोल फ्रैक्शन पूछा गया है कहाँ? वेपर फेज में, एंड जरूरी नहीं कि लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन क्या हो? सेम हो। इज इट क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, वेपर प्रेशर में वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए।
तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम YA एंड YB से डिनोट करते हैं, whereas XA XB फॉर लिक्विड फेज। तुम्हें लिक्विड फेज पता है, तुम्हें वेपर फेज में निकालना है, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। अब देखो जब A एंड B लिक्विड का थोड़ा थोड़ा वेपर बनेगा तो दो टाइप का वेपर हुआ, एक A से आया B से आया, तो दो वेपर मिक्स हो गया, दो गैस मिक्स हो गया, यानी कि इट विल फॉर्म अ व्हाट मिक्सचर ऑफ गैसेस। एंड यू नो दैट जब भी कोई गैसेस का मिक्सचर हो जो आपस में रिएक्ट ना करे, उसमें एक हम लॉ लगा सकते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ PP पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस में। यूजिंग दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आई कैन से दैट partial pressure of any gas, मान लो A equals to mole fraction of that gas into total pressure, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि YA equals to PA by P total। अब PA कितना था, सो PA के लिए हम क्या करेंगे, P नॉट AX से करेंगे PA के लिए, तो P नॉट AX से मतलब कितना था 400 into 0.5 200 था, ये वाला पार्ट P नॉट AX से था ना, ये वाला P नॉट AX से ही तो PA है, और P टोटल 500 था, तो ये आंसर कितना हुआ 2/5, यानी कि ये हो गया 0.4 आंसर। सो ये 0.4 तो दूसरा ऑब्वियसली 0.6 होगा, तो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, सी नहीं होगा। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके दिस क्वेश्चन, इसको भी हम थोड़ा जूम कर लेके इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये तुम्हारी 2019 की ही है, दूसरी शिफ्ट की क्वेश्चन। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, ध्यान से देखना, WXYZ, WXYZ, ये क्वेश्चन क्या है ना, ट्रिकी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में ना मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं और +4 की जगह -1 लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ध्यान से सुनना। WXYZ in water 298 Kelvin, the Henry's law constant KHR, Henry's law constant सभी के दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली, यानी कि W के 0.5, X के 2, Y के 35 एंड Z 40 किलोवाट, सबकी सेम यूनिट किलोवाट। करेक्ट प्लॉट, कौन सा ग्राफ करेक्ट है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने शायद कोई बैच में कराया होगा तो सीटी किया हुआ है, बट मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ कैसे। तो ध्यान देना, ये जो है WXYZ गैसेस चार, यहाँ पे ये टॉपिक क्या है, तो मैं टॉपिक भी बोलते जा रही हूँ, राइट हैंड साइड में देखना सब लोग स्क्रीन पे। सो टॉपिक है यही, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वैसे भी दो ही तो लॉ है सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वन इज हेनरीज लॉ, अदर इज रॉल्स लॉ, है ना। और अगर रॉल्स लॉ फॉलो किया तो आइडियल सॉल्यूशन, नहीं किया तो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल तो दो टाइप, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, वहां से एजियोट्रोप्स आ जाएंगी और सॉल्यूशंस खत्म, उसके आगे फिर कोलिगेटिव चार प्रॉपर्टी, है ना, यही तो है। सो ये टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड में दो चीजें तुम लोग पढ़ते हो कि ये जो सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है ना। तो ये सारी चीजें तो तुम लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो या कोई भी रेफरेंस से पढ़ सकते हो या अपने क्लास नोट के टीचर से पढ़ सकते हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये इतना तुम्हें पता है, प्रेशर डालने पर गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है ना। गैसेस अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता, वो सॉल्वेंट से निकलना शुरू हो जाता है, तो ये पॉइंट है। अब ये ग्राफ क्या मीन कर रहा है, ये नॉर्मल हेनरीज लॉ ग्राफी है। तो तुम लोग क्या करोगे, कुछ लोग क्या कर लेंगे, मैम हेनरीज लॉ तो हम पढ़े हैं, ऐसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग होती है, ऐसे ओरिजिन से जाता है, तो सब लोग स्टार्ट कर देंगे कि ए एंड बी में से ही आंसर होना चाहिए, बट नो, हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है, हमें एक्स एक्सिस को ध्यान से देखनी है। एंड एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यही तो है इस क्वेश्चन में ट्रिक। अब ध्यान दो, बात क्या है, हम जानते हैं कि P gas from Henry's law, HR लिख देती हूँ, HL, Henry's law, P gas is what? P gas is Henry constant into mole fraction of gas। तो ये जो P gas है वो तुम्हारी ये पार्शियल प्रेशर है, यानी कि Y एक्सिस, ठीक है।
और ये KH अगर तुम स्लोप मान लो तो x गैस शुड बी x एक्सिस, बट यहाँ पे x गैस है ही नहीं, सब में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, यानी कि तुम्हें इसको करना होगा रिप्लेस, इसको करना होगा रिप्लेस, यानी कि x गैस के जगह, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के जगह यू हैव टू राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर। सो उसके लिए थोड़ा सा मैं इधर दिखाऊंगी और इसको थोड़ा सा ना मुझे क्या करना होगा, स्लाइड करना होगा, ध्यान से देखते रहना। सॉरी, इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड। हम लोग थे हाँ इसमें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुझे जगह मिल जाएगा। अब आगे आ जाओ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं नहीं तो लोगों को देखने में दिक्कत होगी फॉन्ट। तो इसमें ना ध्यान देना, ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो सॉरी आई एम टेकिंग अ 1 2 मिनट, इसमें थोड़ा सा स्किप कर लेना। हाँ अभी चलो, अब जो जगह है उसी में हम लिखते हैं। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के साथ लिंक कर देना, यानी कि पी गैस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, वाटर लिखना है। अब तुम्हें पता है दोनों का प्लस करने से 1 होता है ना, दोनों का प्लस करने से 1 होता है, तो इसीलिए तुम क्या लिखोगे, सो KH इनटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लिखोगे। और यहाँ से फाइनली जो तुम्हें मिलेगा वो मैं दूसरा इंक से दिखाती हूँ ताकि ये पूरा हाईलाइटेड रहे। सो वो हो गया तुम्हारा पी गैस, दैट इज पार्शियल प्रेशर इज KH इनटू 1 होगा ना, तो KH माइनस KH इनटू XH2O। सो इसको यूज करते हुए तुम्हें ग्राफ सॉल्व करना है, ना कि इसको। ये होगा इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। वैसा तो यही सही है बट क्वेश्चन में ये होगा जो रेड से मैंने लिखा। अब उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली पी गैस तो ठीक है, क्या है, वाई एक्सिस है, ये KH इंटरसेप्ट हो जाएगी C, और माइनस KH जो है निगेटिव स्लोप हो जाएगी M, और XH2 हो जाएगी X एक्सिस। तो ठीक है, y इक्वल्स टू mx का C तो आया, पर यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, यानी कि डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन होगी with some KH intercept, इसीलिए A ऑप्शन B ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग दिखा रही है, हमें डिक्रीजिंग वाली चाहिए। बोलोगे मैम आप तो डिक्रीजिंग वाली दो है CD, अब इसमें से कैसे देखें, उसके लिए देखने के लिए एक चीज है कि ये जो P गैस है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH है, ठीक है। सो P जो है यानी कि y एक्सिस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KH है, उस हिसाब से देख लो जिसका KH ज्यादा होगा, ठीक है, उसी का जो ये ग्राफ का P गैस का ये सबसे ज्यादा ऐसा स्टीपर होगा। तो जो ये है, तो उस हिसाब से K सबसे ज्यादा Z का है, K सबसे ज्यादा किसका है, Z का है, Z का सबसे ज्यादा KH होने के कारण उसकी जो पार्शियल प्रेशर स्टार्ट जहां से होगी दैट विल बी हाईएस्ट, यानी कि ये C ग्राफ ही होगा क्योंकि Z सबसे हाईएस्ट है, यहाँ Z ध्यान से देखना हाईएस्ट है, ठीक है। बोलोगे मैम यहाँ पर भी तो हाई है, बट स्लोप देखो ना, स्लोप कहाँ है, यहाँ ज्यादा स्लोप बनेगी, निगेटिव स्लोप विल बी हाई हियर, क्योंकि तुम खुद देखो ये माइनस KH देख रहे हो, माइनस KH पीजो गैस है, ठीक है। सो जितना K बड़ा उतना मोर निगेटिव स्लोप होगा, उतना ये स्टीपर होगा, तो उस चीज को ध्यान देना, क्लियर। इसीलिए एक्चुअली Z मोर स्टीपर वाला C हुआ, ना कि D हुआ, ठीक है। तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए इसको टिक करेंगे C। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट वी ऑलरेडी नो, प्रीवियस टॉपिक और ये टॉपिक सेम क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। हेनरीज लॉ, अब क्या दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट KH जो है हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है चार गैस का, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और इसमें से ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे हाई कौन, लो कौन, ठीक है। तो अल्फा वैल्यू सबसे ज्यादा और गामा वैल्यू सबसे कम, इस चीज से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वेरी रिसेंट क्वेश्चन 2020 मेन के एक शिफ्ट के क्वेश्चन है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, बट नहीं दिया हुआ होने से भी यू ऑलरेडी नो द डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, जिसको SI यूनिट में लिखना हो तो 1000 kg पर मीटर क्यूब,
ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, बट यू मस्ट नो कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है बाय योरसेल्फ। नाउ दिस टेबल इंप्लाइज दैट, तो ये जो भी पॉइंट है ना, तुम्हें उसी को सिर्फ सिंगल टिक क्वेश्चन है ये, उसी को टिक करना है जो कि इस टेबल से तुम इंप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसा और स्टेटमेंट भी सही हो सकती है, बट अगर वो टेबल से नहीं निकल रहा है ना स्टेटमेंट, तब उसको टिक नहीं करेंगे। सो टेबल का मीनिंग से जो इंप्लाई हो रही है वही तुम्हें बतानी है। पहला, अल्फा का हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी है एट ए गिवन प्रेशर, अगर प्रेशर में कांस्टेंट कर लूं, एट ए गिवन प्रेशर कर लूं, और केएच अल्फा का सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली एक्स शुड बी लेस, है ना। सो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पी गैसेस केएच इनटू एक्स गैस जो है उसमें से ये जो वैल्यू है एक्स गैस, ये एक्चुअली सोल्यूबिलिटी बताता है, क्योंकि x is mole fraction, वही तो अमाउंट बताता है ना। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, है ना। तो जितना ज्यादा x गैस होगा, बट तुम देख सकते हो p गैस अगर कांस्टेंट कर दो, kh अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली x गैस कम होगी, तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। यानी कि यहाँ पे ये हाईएस्ट नहीं लोएस्ट होना चाहिए था, तो यानी कि ये गलत है, इंप्लाई नहीं हो रहा है टेबल से। दूसरी बात, सोल्यूबिलिटी ऑफ गामा 308 केल्विन, पहले 298 में कितना था, जो भी सोल्यूबिलिटी था 308 केल्विन। हम जानते हैं इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, केएच वैल्यू बढ़ जाता है ना, केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और केएच बढ़ने से ना सोल्यूबिलिटी घट जाता है, इसीलिए तो हम कहते हैं टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी घटता है। तो वो लोग ठीक ही बोले कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गामा हाई टेम्परेचर में लो हो जाएगा देन प्रीवियस टेम्परेचर, बट क्या ये चीज मैं टेबल से इंप्लाई कर सकती हूँ ना। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं बताऊंगी ये टेबल से इंप्लाई नहीं हो रहा है। टेबल से कैसे इंप्लाई हो रहा है? टेबल का कोई ऐसा कंपैरिजन रिलेटेड कंसेप्चुअल कुछ चीज था ही नहीं, सिर्फ इसमें केएच वैल्यूज गिवन था। क्लियर? आगे चलो। द प्रेशर ऑफ अ 55 मोलर सॉल्यूशन, अब CD में से ऑब्वियसली मैंने तो वैसे टिक करके रखा है, डी ही होगा, बट दिखा देती हूँ। प्रेशर ऑफ 55 मोलर सॉल्यूशन, कितना है मोलालिटी? 55। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसमें से एक छोटा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला सीख लेंगे। देखो, मोलालिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, ये सारे परसेंटेज सिस्टम्स क्या है, पीपीएम क्या है, ये सारे जो है सबको पता है, बट इसको कितना जल्दी सॉल्व कर लो बाय द शॉर्ट फॉर्मूला एंड ट्रिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेव योर टाइम इन जेई। ठीक है, और जेई में मेनली फोकस करना है हमें कि केमिस्ट्री सेक्शन की टाइम हम थोड़ा कम कर ले, कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेटली क्वेश्चन केमिस्ट्री कर लोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारी जो रैंकिंग जो है हाई होने की चांस आ जाएगी अच्छे कॉलेज के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि फिजिक्स एंड मैथ्स में ऑफ कोर्स केमिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जिसका मैथ्स में कम मार्क्स आती रहती है तो वो थोड़ा मैथ्स में फोकस कर पाएगा, जो केमिस्ट्री जल्दी कर लेगा। क्लियर? तो इसीलिए मेरी तरफ से केमिस्ट्री के लिए तुम लोग के लिए ये है कि मैं 100% एफर्ट डालूंगी कि जब तक एग्जाम तुम लोग 2023 में बैठो एकदम पूरा एक्सपर्ट हो जाओ, कि केमिस्ट्री को लेके कोई टेंशन नहीं, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ बन जाए, और उसमें थोड़ा टाइम बचा के तुम फिजिक्स एंड मैथ्स में डाल सको, और उन दोनों को भी अच्छा कर सको, क्योंकि पीसीएम तीनों अच्छा होना पड़ेगा जेई के लिए। ठीक है, तो चलो, तो 55 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा 1 बार है, डेल्टा 250 बार है। ठीक है, अगर तुम्हें गामा निकालनी है तो गामा के लिए एक बार करना पड़ेगा, एक बार डेल्टा। तो चलो मैं डी से ही शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ मोलालिटी दिया हुआ है कितना? 55.5, इसका मतलब 55.5 मोल्स है पर 1 kg माने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? ऑब्वियसली वाटर है। तो ये हो गई क्लियर। अब सॉल्वेंट की वेट तुम्हें पता है, और उसको अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाएगा। सॉल्यूट तो ऑलरेडी पता है 55 मोल्स है ना, 55.5 मोल्स। यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ, ध्यान से देखना, तुम्हें निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है ना। सो प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर के लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए केज इनटू क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी गैस की, अब KH अगर डेल्टा के लिए करोगे तो डेल्टा के लिए तो 0.5 लिखोगे, तो लिख लो 0.5, लिख लिया मैंने 0.5 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस माने, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही तो है। अब ये ना निकालना बहुत आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस हमें पता है कितना, 55.5 ना, क्योंकि मोलालिटी दिया हुआ था कि इतना, है ना। सो उस हिसाब से, क्योंकि अब बोलोगे मैम सॉल्यूशन की मोलालिटी, हाँ क्योंकि यहाँ पे गैस ही तो है, गैस एंड वाटर, सो गैस ही तो है जिसकी मोलालिटी हमने लिखा। सो ये वैल्यू है 55.5, ये वैल्यू भी क्या है? 55.5।
और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, उसके लिए क्या वैल्यू करोगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरा इंक ले लेती हूँ, उसके लिए करोगे गिवन मास दैट इज 1000 मैंने निकाला और डिवाइडेड बाय 18 गिवन मास बाय मोलर मास इतना हुआ। तो इसमें 55 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 1000 इनटू डिवाइडेड बाय 18 आ रहा है, तो 18 को कॉमन ले लो, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व अगर करोगे, मैं इधर कर देती हूँ, मोल फ्रैक्शन तो है ही 0.5, 18 ऊपर चला जाएगा तो 55.5 इंटू 18 हो जाएगा, और नीचे जो है सेम 55.5 इंटू 18 करोगे एंड माइनस या प्लस 1000 करोगे। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा, ये 0.5 का मतलब आधा। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हें 55.5 इंटू 18 करना है इंटू 1000। सो 55.5 इंटू 18 बाई 1000 कितना आएगा, 55.5 इंटू 18, 55.5 इंटू 18 मुझे लगता है 1000 ही आना चाहिए ये, अगर ये 1000 हो गया नीचे तब 2000 हो जाएगा। सो 55.5 अप्रॉक्स तुम्हारी 999 यानी कि 1000 ही मान लो, तो ऊपर 1000 हो गया, ध्यान से देखना, तो ये हो गया तुम्हारा 2000। सो ये हो गया तुम्हारा, और एक 0.5 था ना, और एक 0.5 था, इंटू 0.5 मतलब हाफ। सो ये 0 चला गया, तो 1/4 आ गया तुम्हारा, 1/4 का मतलब 0.25। बट ये तुम्हारी जो वैल्यूज मैंने लिखा है, ध्यान देना, केज वैल्यू जो है सो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, तो इसका मतलब 250 बार हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो 250 बार इज करेक्ट, इसीलिए डी को मैंने टिक कर रखी है। क्लियर, सो इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम आराम से हमें करना है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी अच्छे से हम लोग करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले इसमें एक ट्रिक बता देती हूँ, ये ना इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए याद रख लो। अब क्या याद रखना है हमेशा के लिए, ये 55.5 क्या था, मोलालिटी, 55.5 क्या था, मोलालिटी, यानी कि मोलालिटी इनटू 80 बाय मोलालिटी इनटू 80 प्लस 1000। यही तो कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, ये वाली स्टेप नहीं करके भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। मैंने किया बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, बट डायरेक्ट इसको पुट कर सकते थे। अब बोलोगे हम डायरेक्ट कर ले, हमेशा सही होगा क्या? हाँ, कैसे? एक्चुअली इसकी जो शॉर्टकट फॉर्मूला है ये है, ध्यान से देखते हो, ये है। तुम्हें मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट की निकालनी है ना, कुछ नहीं करना, उस सॉल्यूट की, ठीक है, जो भी मोलालिटी दिया हुआ होगा सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, तो मोलालिटी इंटू 18 करना, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, मोलालिटी इंटू 18, क्योंकि 18 फॉर वाटर एक्वस सॉल्यूशन है, तो ठीक है, तो मोलालिटी इंटू 18, मोलालिटी इंटू 18 प्लस 1000, ये हमेशा होगा। यानी कि इसको थोड़ा सिंपल और अच्छे तरीके से लिखते हैं ऐड करने के लिए, यानी कि 18m by 18m plus 1000, very easy। see, हमेशा यही होगा अगर एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि if solvent is water, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वा सॉल्यूशन ही होती है ना। सो सॉल्वेंट वाटर है तो हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन की यूनिट की इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 18 मोलर बाय 18 मोलर प्लस 1000। ठीक है, चलो इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So next question. The mole fraction of a solvent in an aqueous solution of a solute is, क्या दिया हुआ है? So in this question they have given you mole fraction, they have given you mole fraction, and mole fraction किसका? solvent का दिया हुआ है। in aqueous solution of a solute is 0.8, 0.8 अगर solvent की है तो obviously solute की 0.2 हो जाएगी, है ना। तो वहां तक तो तुम मन में ही सोच सकते हो, क्या निकालना है? मोलालिटी, एंड वी नो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ऑफ aqueous solution। तो तुम्हें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी करना है। अभी तो थोड़ा पहले मैंने बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसी फॉर्मूला से कर लो। क्या बताया? यही 18m
18m प्लस 1000, पर तुम्हें ये जो है कितना लिखना होगा 0.2, क्योंकि यहाँ वो लोग सॉल्वेंट का 0.8 दिया हुआ है, सो यू हैव टू राइट सोल्यूट ना, सो 0.2। सो ये हो गया, और तुम्हें क्या निकालना है मोलालिटी, तो एक ही तो है यूनिट, आ जाएगा ना आंसर, क्योंकि वन वेरिएबल इज देयर फॉर वन इक्वेशन। तो ये हो गया तुम्हारा 18 इंटू 0.2, इसका मतलब 3.6, एंड 0.2000 का मतलब 200, और इधर 18m, इसका मतलब 200 बाय 18 माइनस 3.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना है। सो 18 माइनस 3.6 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14.4। सो 200 डिवाइडेड बाय 14.4 करना होगा तुम्हें। ठीक है, सो ये अगर हम कर लेंगे वी विल गेट द आंसर 13.88। वेरी इजी क्वेश्चन। एक अंदाजे से भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो सबका आंसर 13.88 था, तो इसको तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना था। 18 3.6 ये तो पता ही है 14 पॉइंट समथिंग है ना, तो 200 बाय 14 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 10 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 आएगा कहाँ से भाई, है ना, यही तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का हो गया, अब ये क्वेश्चन में आ गया, व्हाट वुड बी द मोलालिटी। ओके, व्हाट वुड बी द मोलालिटी, मोलालिटी निकालना है। 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। 20% m by m का मतलब मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जो है वो 20%, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन आप ले लो, उसमें 20 ग्राम सोल्यूट होगा, यानी कि 18 ग्राम सॉल्वेंट होगा। यहाँ तक मन में ही सोच सकते हो जो मैं लिख रही हूँ, है ना। आगे बढ़ो, एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि ये 80 ग्राम किसको ले लोगे, वाटर, और ये 20 ग्राम किसका ले लोगे, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, सो क्या करना है तुम्हें, मोलालिटी निकालना है। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि KI का नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास 20 ग्राम, मोलर मास 166 ग्राम, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 80 ग्राम, बट केजी ना, तो 10 टू द पावर माइनस 3 कर दो। इसका आंसर हो गया 80 कर दो, 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर लेके जाओ, 20 हो गया, 166 नीचे आ जाएगा, और ऊपर 1000 हो जाएगा। इसका मतलब 20 40 में हो गया 4, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 166। सो 4 से करोगे तो 250 हो जाएगी, 250 बाई 166, दो भी नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यू शुड गेट 1.5। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस देयर कमिंग, 2019 मेन की है, तो देख सकते हो हर एक क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, यू विल गेट सम मीडियम क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ देम इजी क्वेश्चंस एंड फ्यू टफ क्वेश्चंस। ओके, ऐसा ही होता है कि पूरा पेपर कभी टफ नहीं देते हैं। चलो आगे, ये लिक्विड एम एंड लिक्विड एन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी मैं जब क्लास कराती हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कराती हूँ, और ये क्वेश्चन भी जो ऑफलाइन बैच में मैं कराती हूँ इस टाइप के। द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स एम एंड एन आर 450 एंड 700। यहीं से तुम्हारा तो क्लियर ही हो गया, पहली पॉइंट हिंट यहीं से मिल गया कि एम एंड एन में से 450 700, यानी कि एन की ज्यादा है पी नॉट है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट की ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएगा, एम एंड एन गैस में से एन की गैस फॉर्म में जाने का चांस ज्यादा है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये सारे इन्फो दिया हुआ है, XM XN ये दोनों मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा, एंड YM YN यू नो ऑलरेडी वेपर फेज में होगा, है ना। तो दो फेजेस वी कंसीडर इन द सॉल्यूशन चैप्टर, लिक्विड एंड वेपर। नाउ कौन सा ऑप्शन होगा, वैसे तो मैं टिक करके रखी हूँ, चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे। सो ऑब्वियसली रॉल्स का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये पी नॉट ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो एक तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देना हम करेंगे क्या।
सो हम एक चीज जानते हैं कि PA इक्वल्स टू हेपार फेज में क्या है YA इंटू पी टोटल है ना, डाल्टन्स लॉ यही कहता है ना, परसेंट प्रेशर ऑफ ए PA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन हेपार फेज दैट इज YA इंटू पी टोटल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है ना कि जो PA है उसकी जगह हम लिक्विड फेज का P नॉट ए एक्स से भी लिख सकते हैं। यस, तो उस हिसाब से हम लोग अगर सोचें तो क्या हम P नॉट ए एक्स से इक्वल्स टू YA P टोटल लिख सकते हैं। यहां से मैं क्या करूंगी पता है, यहां से मैं करूंगी कि जो x से YA है, x से बाय y देख रहे हो, ये और ये बाय y कर दिया तो PT बाय क्या हो जाएगा, P नॉट ए हो जाएगा। हो गया। अब बोलोगे मैम आप ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ए बी करके ही सीखते थे, यहाँ ए बी को एम एन कर दिया गया है। तो एक काम कर देते हैं, ए के जगह क्या कर देना तुम लोग एम एन कर देना। तो उस हिसाब से ये अगर मैं क्या लिखूं एम लिखूं तो ये एम हो जाएगा, ये ए जितना मैंने लिखा सब एम हो जाएगा, सब एम हो जाएगा, सब एम 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 कर दो। सो एक्स एम बाई वाई एम इज पी टी बाई पी नॉट एम हुआ। ऐसे सिमिलरली तुम क्या करोगे, सिमिलरली एक्स एन बाई वाई एन पी टोटल बाई पी नॉट एन। सिंस यू नो P नॉट M एंड P नॉट N में से P नॉट N ग्रेटर है, P नॉट N ग्रेटर है ना, P नॉट M एंड P नॉट N में से, ठीक है, ये ग्रेटर है। तो उसका मतलब यही हुआ कि P टोटल बाय P नॉट M विल बी ग्रेटर देन P टोटल, सेम P टोटल को अगर हम करें तो P टोटल M, क्योंकि डिनोमिनेटर ये ग्रेटर है ना, इसीलिए अगर ये है तो PT बाई P नॉट M क्या है XM बाई YM एंड PT by P नॉट N, PT by P नॉट N क्या है लेफ्ट साइड, XN by YN, ये राइट साइड N है, लेफ्ट साइड M है। अब उसको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करो, कौन सा यूनिकेशन मिल रहा है, तो XM by ये XN को इधर लेके आओ, XM by XN ग्रेटर, YM ऊपर चला जाएगा राइट हैंड साइड, YM by YN, और ये एग्जैक्टली मेरा A ऑप्शन में मैच हो रही है। क्लियर, तो इसको हम रॉल्स लॉ के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो तो लिखो, जस्ट ध्यान देना कैसे, P नॉट N P नॉट M में से P नॉट N ग्रेटर, तो ऑब्वियसली इसकी Y विल बी ग्रेटर देन X, और P नॉट M में ले लेना X विल बी ग्रेटर देन Y, तो डायरेक्ट दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख दो, काम खत्म। लेकिन मैं फिर भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बता रही हूँ, कीपिंग इन माइंड सबको समझानी है, इसीलिए मैं टाइम लेके डिटेल नहीं बता रही हूँ। और ये भी करोगे तो मैंने समझाया है इसलिए आई एम टेकिंग टाइम, बट तुम्हें तो समझाना किसी को है नहीं, सिर्फ टिक करना है। सो यू विल बी सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, these two questions इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ये एडवांस के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या दिया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल बेस सारे क्वेश्चन सीखनी है। मेन के लिए तो दो ही सीखनी है, जेई मेन के लेवल का जो एग्जाम देंगे पहले, उसमें तो तुम्हें सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल बेस ही सीखनी है। सो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। If freezing point of 0.01 molar aqua solution of a cobalt chloride ammonia complex, इसमें देखो ये जो है coordination compound है which behave as a strong electrolyte, you know strong electrolyte अगर है, ऐसी strong electrolyte अगर है तो उसकी अल्फा वैल्यू हमें लेनी होती है 100% माने 1, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। If freezing point of क्या लिखा 0.01 मोलर, तो मोलालिटी दिया हुआ है कितना 0.01, ओके। और ये पूरा नाम जो है ना, ये IUPAC नेम दिया हुआ है, वहां से मुझे क्या करनी है ना, इसमें कॉम्प्लेक्स को लिखने की कोशिश करनी है। कोबाल्ट 3 है, और कोबाल्ट में जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये रोमन न्यूमेरल में 3 है, इट विल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो डिटेल्स में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखते हैं। यहाँ जस्ट मैं इसको एज ए सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। जस्ट एक सॉल्ट है, ये NaCl भी दे सकती थी, बट क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करने के लिए दे आर गिविंग यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना।
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब चैप्टर हम पढ़ेंगे इन इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ क्लास 12, ठीक है, तब ये चीजें और हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। अभी फिलहाल जस्ट क्या है मैं बता देती हूँ, कोबाल्ट श्री क्लोराइड एमोनिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे सीख ही लो, एक्चुअली अलग से फिर नहीं सीखने से भी होगा। कोबाल्ट श्री क्लोराइड, इसमें कुछ क्लोराइड है और एमोनिया है, ठीक है, और 6 अंदर होना चाहिए which behave as a strong electrolyte। तो तुम्हें कुछ आइडिया अब है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि वही तो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट ना लिख के सिंपल ऐसे सोच लो कि मेरे पास कुछ एमोनिया है, ठीक है, मेरे पास कुछ एमोनिया है और फिर कुछ क्या है, मेरे पास कुछ एमोनिया है और फिर क्या है, साथ में क्लोराइड है, उस हिसाब से करके कर लो। सब सोच लो कि कोबाल्ट है तुम्हारे पास और क्लोरीन है, क्लोरीन 6 विथ 3 एमोनिया, या फिर ऐसे जो भी है कुछ सोच लो, कुछ एमोनिया कॉम्प्लेक्स है और कुछ क्लोरीन है। मैंने ऐसे ही रख लिया है, अंदाज में कुछ होगा, बाद में हम उसी को तो सॉल्व करना है। ये एडवांस की क्वेश्चन है 2015 की, ये एडवांस की। द नंबर ऑफ, मैं जैसे ही सॉल्व करके बाद में बताऊंगी तब समझ आएगा कि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को ज्यादा हवा देते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन तभी लगता है जब हम काम माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। अगर हम लोग डिटर्मिनेशन के साथ बैठे एग्जाम में और एकदम ठंडा दिमाग से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द होल ईयर नाइसली। तो ध्यान देना, COCl3 का 3NH3। अब यहाँ पे तुम्हारा मोलालिटी दिया हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1 है ना, सो वहां से तुम्हें I भी मिल जाएगा, बिकॉज I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, और अल्फा वैल्यू 1 ले लेना है, तो यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 हो गया। अभी तक n हम नहीं लिखेंगे, लेकिन क्यों, अब ध्यान देना, तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हिच बिहेव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज दिस मच। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, सो फ्रीजिंग पॉइंट देख पा रहे हो, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF घट के निगेटिव में चला गया। एक्चुअली वाटर अगर सिर्फ रहता तो ये आंसर 0 होता, अब ये 0.0558 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया माइनस में, समझ आ रहा है। TF नॉट जो होती है प्योर सॉल्वेंट की, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये TF इतना दिया हुआ है, क्या तुम वहां से डेल्टा TF निकाल सकते हो, यस, डेल्टा TF निकाल सकते हो, जो कि IKFM की बराबर होती है। अब डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन है, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने 0 माइनस 0.0558, यानी कि फाइनली ये आंसर पॉजिटिव में 0.0558 ही होगा, ठीक है, क्योंकि पहले 0 डिग्री में था, वाटर था, और जब ये डिप्रेशन हो गया थोड़ा सा तो माइनस में चला गया, क्योंकि तुमने सॉल्ट डाल दिया जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एंड वी नो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। I कितना है वही तो तुम्हें नहीं मालूम, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 है, KF that is 1.86 and मोलाल 0, ये मोलाल कितना है 0.01, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे अल्फा भी दिया हुआ है 1, ये पूरा सॉल्व करने से तुम्हें n का वैल्यू मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो तो मिलेगा। सो 0.0558 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 में अल्फा तो 1 है, यानी कि n हो गया ये, और माइनस 1 हो गया, यानी कि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये 0.01 इंटू 1.86 ही रहेगा, यानी कि n निकाल लो। सो ये n इंटू है ना इसके साथ, तो इसका मतलब 0.0558 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1.86। चलो इसको सॉल्व करके n निकाल लेते हैं, कितना n का वैल्यू होगा। तो n का वैल्यू के लिए लगभग अगर हम देखें 0.01 को 1 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 5.58 हो जाएगा, ठीक है, तो 5.58 हो जाएगा, तुम खुद देख सकते हो, ये 0.01 का जो घर इधर लेके जाओ, पॉइंट दो घर इधर, 5.58 बाय 1.86 कर लो डायरेक्ट, n का वैल्यू उसी से पता चल जाएगा। सो 5.58 बाय 1.86 हमें करना है, 5.58 by 1.86 is 3 exactly 3. So n का आंसर आ गया 3। अब वो लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में लिख देंगे 3 3 आ गया इंटीजर 3, नो नो 3 नहीं है, n का वैल्यू 3 है ना। अभी कहाँ सॉल्व हुआ है कंप्लीट, तुम्हें पूछा है नंबर ऑफ क्लोराइड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेकडाउन कैसे होती है, जो भी होगी कोऑर्डिनेशन की जो अंदर की चीज है वो बाहर नहीं
ब्रेक डाउन होगा एज अ कैटायन। यानी कि तुम्हारे पास जितने Cl है क्लोराइड एमोनिया कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, उसमें से तुम्हें 6 अंदर डालनी है। ध्यान से सुनना, 6 अंदर डालनी होती है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे एक्चुअल में तुम्हारी N3 का मतलब 3 आयन होनी चाहिए, ठीक है। 3 आयन कब होगा? जब एक कैटायन 2 आयन हो जाएगा, 2 एनायन, ठीक है। यानी कि Cl 2 बाहर करनी है तुम्हें, समझ आ रहा है? Cl कितना बाहर करेंगे? 2। ध्यान से देखना। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा अब मॉडिफाई करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम करेंगे मॉडिफाई। सो CO के साथ, ठीक है, तुम्हें कुछ एमोनिया लेना है और कुछ क्लोरीन लेना है और बाहर 2 ही क्लोरीन डालनी है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें n का वैल्यू फाइनली कितना आना चाहिए? 3। समझ आ रहा है? सो n का वैल्यू 3 तो तब आएगा, तो 3 क्लोरीन में से एक अंदर अगर मैंने कर दिया तो इसके साथ 5 एमाइन भी तुम डाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 3 लिखा हुआ था, क्योंकि कोबाल्ट 3 एमाइन की ना 0 होती है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने 3 जो है उस हिसाब से एक्चुअली मिलाया नहीं था, मैंने जो पहले लिख के रखा था ना, ऐसे ही कुछ मैंने पहले ही बताया है, मैंने सही से अब लिखा नहीं है, बाद में वही तो लिखना है। तो एमाइन 0 होती है, चार्ज। कोबाल्ट का प्लास्ट्री लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लास्ट्री, तो फिर 3 क्लोरीन ही होनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 क्लोरीन ही तुम्हारी होनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से तो 6 क्लोरीन नहीं, 3 क्लोरीन होनी पड़ेगी, तो इस हिसाब से। और ये कोऑर्डिनेशन के अंदर होगा CONH3 होल Cl। Cl एक का माइनस और बाहर का भी एक का -1 -1 -2, टोटल -3 को बैलेंस करने कोबाल्ट हैज टू बी प्लास्टिक। तो 2 क्लोरीन ही जो है निकल पाएगा, 2Cl माइनस, और एक एग्जैक्टली ये पूरा कैटायन CONH3 एंड Cl होल प्लस, ये 2 एनायंस और एक कॉम्प्लेक्स कैटायन, टोटल 2 + 1 कितने आयंस हुए? 3 आयंस हुए, इसलिए n का वैल्यू 3 है। बट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? 1 इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि बाहर 2 है, दे आर आस्किंग अस इन द, इनसाइड। कितना होगा आंसर? इंटीजर वैल्यू 1, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक दिस क्वेश्चन, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस की है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में डिस्कस करूंगी, इसी से चैप्टर शुरू करूंगी, ठीक है ना, 4th वीडियो। एंड आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और ऐसे ही हम लोग पूरे क्वेश्चंस को करते जाएंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को घर में ट्राई करना और इसको सॉल्व करके लाना कि क्या होना चाहिए इंटीजर वैल्यू आंसर, ठीक है। इंटीजर वैल्यू आंसर मतलब उसका आंसर तुम्हें 0 से लेकर 9 के अंदर कोई भी वैल्यू मिलना चाहिए, इंटीजर आंसर होगी, क्लियर। तो यहाँ पे ये है, हाँ, करेक्ट जो कोऑर्डिनेशन है। पहले जो मैंने लिखा था वो ऑब्वियसली मैंने बोला था ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। ऑब्वियसली कोबाल्ट अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, उस हिसाब से 3 ही क्लोरीन हम डाल सकते थे, ना कि 6। ओके, तो चलो टेक केयर एंड बाय बाय, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ।